हेलो डियर स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस पे। सॉल्ट एनालिसिस बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली फॉर जे एडवांस। इसमें से बच्चों मिनिमम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं सॉल्ट एनालिसिस से बच्चों, हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ठीक है, मान के चलो कि कंपलसरी है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा सा ये इसकी एग्जॉस्टिव स्टडी करनी होती है, लेकिन अगर ये आपने पढ़ा हुआ है बच्चों तो आपको ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 3 मिनट्स लगेंगे बच्चों। ठीक है, तो जे एडवांस के सिलेक्शन के लिए क्या हो सकता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग एलिमेंट हो सकता है बच्चों। तो अगर कोई चीज़ बहुत आसानी से अगर एडवांस में हो रही है तो डेफिनेटली ये जाहिर सी बात है बच्चों, हमें उसके ऊपर स्टडी तो करना बनता ही है ना। हम लोग इतना मैथ्स में करते हैं, इतना फिजिक्स में करते हैं, एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक में बुक सॉल्व करते हैं, बट उससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बना पाने में एडवांस के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं बच्चों, मुश्किल होते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही टफ होता है, ट्रिकी होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है, IQ की जरूरत होती है। लेकिन केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर है बच्चों जो केवल अगर आपने बहुत ही प्रॉपरली है ना, प्रॉपर ढंग से अगर आपने पढ़ा है तो वो बहुत ही अच्छा आपको रिवार्ड देके जाता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग सॉल्ट एनालिसिस। तो अब इसमें बच्चों होता है क्या है कि सॉल्ट क्या है ना, सॉल्ट की एनालिसिस है, ये सॉल्ट एनालिसिस कह लो या इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कह लें। ठीक है, अलग अलग नामों से ये होता है। तो सॉल्ट एनालिसिस का मतलब है कि आपको सॉल्ट की एनालिसिस करनी है। ठीक है, सॉल्ट में जो भी पर्टिकुलर रेडिकल्स होते हैं उन रेडिकल्स को हम क्या चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस का मतलब होता है डिटेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन, डिटेक्शन ऑफ रेडिकल इन है ना विच आर प्रेजेंट इन सॉल्ट। ठीक है, तो अब सॉल्ट बनता है कैसे बच्चों, तो सॉल्ट जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे आपने कहा HCl प्लस NaOH। ठीक है, तो इसमें क्या बना बच्चों, इसमें बना NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये सॉल्ट हो गया और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। क्लियर बच्चों, तो सॉल्ट एनालिसिस का मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल। ठीक है, जो भी सॉल्ट के अंदर इसमें कौन कौन रेडिकल है, ये जो सॉल्ट है ना NaCl एक सॉल्ट है, इसमें रेडिकल कौन सा बच्चों, सोडियम आयन। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस। तो सोडियम आयन जो है वो इस सॉल्ट का कैटायनिक रेडिकल है और जो क्लोराइड आयन है वो इस सॉल्ट का एनायनिक रेडिकल है। तो आपको क्या होता है कि जब आप लैब में जाते हैं बच्चों तो वहाँ पर आपको सॉल्ट ना पाउडर आपको दे जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये फाइंड आउट करो कि इसमें विच काइंड ऑफ कैटायन है ना, विच कैटायन इज प्रेजेंट एंड विच एनायन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो डिटेक्शन होता है इसको हम लोग सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। यहाँ बच्चों ये इसको हम लोग ये जो Na प्लस जो कैटायन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेसिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसिक रेडिकल है और ये क्या है, ये एसिडिक रेडिकल है। ठीक है, ये कैसे समझ आए, क्योंकि ये जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ से आया, देखो HCl से आया, एसिड से आया, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक रेडिकल। और जो Na प्लस है वो बेस से है, दैट्स व्हाई ये क्या है, बेसिक रेडिकल। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है या सॉल्ट एनालिसिस का मतलब है डिटेक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल और डिटेक्शन ऑफ एनायन एंड कैटायन व्हिच आर प्रेजेंट इन सॉल्ट। ठीक है, तो अब बच्चों आपको इसमें हमें क्या करना होता है कि बहुत सारे कह लो कि इनऑर्गेनिक के जो कंसेप्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे जो इसमें जो टेस्ट होता है, कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रॉपर आपको रीजेंट यूज करना होता है। ठीक है, प्रॉपर आपको एक रीजेंट यूज करना होता है। ठीक है, जैसे कि जो एसिडिक रेडिकल होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं बच्चों, डाइल्यूट HCl या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, इस टाइप के हम लोग क्या यूज करते हैं, रीजेंट यूज करते हैं। किसके लिए, एसिडिक रेडिकल है ना, जैसे Cl माइनस है तो इसको अगर डिटेक्ट करना हो, इसको फाइंड आउट करना है तो हम पहले क्या करते हैं कि इसमें हम कोई रीजेंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड आयन की टेस्ट करना है तो हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, HCl जो गैस है उसका है ना एफलोरेसेंस फ्यूम्स जो होता है वो बाहर निकलता है। फिर उसको हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, जैसे इसमें हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, या फिर जो HCl यहाँ से जो गैस निकलती है उसको हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया में जो डिप्ड रॉड होती है उसको इसमें हम मिलाते हैं तो NH4Cl का क्या आता है बच्चों, व्हाइट फ्यूम्स आता है।
तो कुछ प्राइमरी डिटेक्शन होता है ना, और कुछ क्या होता है कंफर्मेटरी रिएक्शंस होते हैं। जैसे क्लोराइड आयन का जो कंफर्मेटरी रिएक्शन है वो क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस जो होता है काफी सिस्टमेटिक करने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पे जो एसिडिक रेडिकल होता है ना, इसकी जो मतलब एसिडिक रेडिकल्स की जो यू कैन से दैट की जो डिटेक्शन है वो उतना ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं है जितना बेसिक रेडिकल का है, यानी कि जो कैटायन। तो जो कैटायन होता है उसको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना। कैटायन का जो डिटेक्शन होता है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, और ये जो ग्रुप में डिवीजन ऑफ कैटायन है, जैसे फर्स्ट ग्रुप होता है तो उसमें सिल्वर है ना, लेड है, ठीक है, मर्करी है, फर्स्ट ग्रुप में ये होते हैं बच्चों। तो सेकंड ग्रुप में उसी तरह से जैसे कॉपर वगैरह है, ठीक है, कॉपर ग्रुप उसको बोलते हैं ना, बिस्मथ है, कॉपर है, ठीक है, कैडमियम है, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप में ये इस टाइप के जो रेडिकल्स होते हैं। तो ये जो बेसिक रेडिकल जो होते हैं इसका एक क्लासिफिकेशन होता है, एक प्रॉपर वे होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है। तो 6 ग्रुप बनाया गया, और ये जो ग्रुप बनाया गया है और उसका एक लॉजिक है कि इसमें KSP का क्या कहते हैं कि ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं उनका एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन है फ्रॉम ग्रुप 1 to 6, और वो जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी या उनका KSP वैल्यूज। ठीक है, तो जैसे जो फर्स्ट ग्रुप में होता है, ठीक है, बेसिक रेडिकल में फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, ये होता है Ag+Pb+2 एंड Hg2+2। ये बेसिक रेडिकल है फर्स्ट ग्रुप के है। तो इनका जो यू कैन से दैट कि इनकी जो KSP वैल्यू होती है ना वो सबसे कम होती है, मतलब ये लीस्ट सॉल्युबल क्या है बच्चों, हैलाइड है। ठीक है, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या है, लीस्ट सॉल्युबल हैलाइड है। तो जैसे हम इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं, इनके जो साल्ट होते हैं यानी कि AgCl होगा, PbCl2 होगा और Hg2Cl2 होगा, ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक है, और हम इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करते हैं, फिर उस प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना, डिकम्पोज करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फर्दर हम टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो एक ओवरव्यू बच्चों, व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस बेसिकली क्या है, डिटेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन, है ना, व्हिच इज प्रेजेंट इन सॉल्ट। ठीक है, कैटायन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल, और एनायन को क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो अब जैसे बच्चों की अगर मान लेते हैं कि अब देखना है कि एसिडिक रेडिकल में हम लोग क्या कैसे हम स्टार्ट करते हैं, एसिडिक रेडिकल को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बच्चों हम लोग एसिडिक रेडिकल का डिटेक्शन जो है, जो आपको साल्ट दिया जाता है, ठीक है, जो आपको साल्ट दिया जाता है वो सॉल्युबल भी हो सकता है और इनसॉल्युबल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला कि जो साल्ट होता है, साल्ट क्या हो सकता है बच्चों, साल्ट जो हो सकता है वो सॉल्युबल हो सकता है, और साल्ट क्या हो सकता है, इनसॉल्युबल हो सकता है। 2 टाइप के साल्ट आपको मिल सकते हैं, है ना। जैसे आप देखो बच्चों, जैसे हमने कहा कि आपको ये मिक्सचर दिया गया, ठीक है, से मान लेते हैं कि NiS दे दिया गया, ये एक सॉल्ट है, प्लस आपको BaCl2 दे दिया गया। ठीक है बच्चों, ये 2 सॉल्ट, ये मिक्सचर आपको हमने दे दिया। जैसे बच्चों हम बार बार बोलेंगे सॉल्ट एनालिसिस हम लोग कैटायन और एनायन का डिटेक्शन करते हैं, हम लोग सॉल्ट का डिटेक्शन नहीं करते, है ना। सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कैटायन और एनायन का डिटेक्शन करते हैं, न कि सॉल्ट। व्हाई नॉट। देखो जो ये जो सॉल्ट है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BaS भी हो सकता है और NiCl2 भी हो सकता है ना। हम इसी सॉल्ट इसी को ऐसा भी बता सकते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि Na+2 भी सल्फाइड है, Ba+2 क्लोराइड है ना। इसके अंदर क्या है, Na+2 है, Ba+2 है, ठीक है, क्लोराइड है और सल्फाइड है। सेम इसके अंदर भी वही है ना, Na+2 है, Ba+2 है, क्लोराइड और सल्फाइड। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाते हैं बच्चों। तो जैसे अगर किसी ने बताया कि इस सॉल्ट मिक्सचर में क्लोराइड आयन है, सल्फाइड आयन है, ठीक है, 2 एनायन हुए और 2 कैटायन, सोडियम आयन और बेरियम, 2 कैटायन और 2 एनायन है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि ये सॉल्ट है कि ये सॉल्ट है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन तो कैसे भी हो सकता है। तो सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वी डू नॉट डिटेक्ट द सॉल्ट, वी डिटेक्ट, अगर सिंगल सॉल्ट है तो आप बता ही लोगे बच्चों, लेकिन अगर मोर देन 1 सॉल्ट है तो हम क्या करते हैं, उसमें जो रेडिकल्स होते हैं उन रेडिकल को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर। अब बच्चों जैसे
अब हम बात करते हैं जैसे मान लो इसमें क्या होता है, जो NiS है ना, NiS जो है वो क्या है बच्चों, स्पेरेंटली सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, ये इनसॉल्युबल है। तो अब जब आप टेस्ट करोगे है ना, और ये क्या है, ये सॉल्युबल है, NiS इनसॉल्युबल है, whereas BaCl2 जो है वो सॉल्युबल है। तो यहाँ पे आप किसका डिटेक्शन करोगे, क्लोराइड आयन का डिटेक्शन कर पाओगे, बेरियम 2+ का डिटेक्शन कर पाओगे, और आप बोलोगे कि यहाँ पे Na+2 नहीं है, सल्फाइड आयन नहीं है, वाई, क्योंकि ये क्या है, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट मिक्सचर है जिसमें 2 सॉल्ट है, उन 2 सॉल्ट में एक ही सॉल्ट के कैटायन और एनायन को आप डिटेक्ट कर पाए, क्यों, क्योंकि ये क्या होंगे, आयनिक फॉर्म में होंगे, तो ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं और ये सॉल्युबल है, और तो ये भी आयनिक फॉर्म में है लेकिन ये सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, इसका क्या है, प्रेसिपिटेट है। ये जितने भी सल्फाइड होते हैं बच्चों डी ब्लॉक के है ना, वो सारे सारे ऑलमोस्ट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर सॉल्युबल सॉल्ट होगा तो सिंपल डिटेक्शन आप कर पाओगे, लेकिन अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो आप इसका डिटेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ जो इनसॉल्युबल सॉल्ट के जो रेडिकल होते हैं बच्चों, यहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट से इसके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसकी एनालिसिस करते हैं। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसकी अगर रेडिकल, उसके बेसिकली है ना, देखो ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं ये एनायन की टेस्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। किसकी टेस्टिंग करते हैं, एनायन की टेस्टिंग। तो टेस्टिंग ऑफ एनायन इज डन बाय सोडा एक्सट्रैक्ट, whereas testing of cation is done by original solution. Testing of cation is done by original solution. तो cation की टेस्टिंग में हम लोग ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं और एक ही ओरिजिनल सोल्यूशन से सभी ग्रुप के कैटायन, यानी कि फर्स्ट ग्रुप है ना, बताया अभी, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 6 तक, ठीक है, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 6 तक के क्या होते हैं, कैटायन होते हैं, ठीक है, उनकी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ कैटायन इज डन बाय ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे व्हाट इज ओरिजिनल सॉल्यूशन, व्हेयरएज टेस्टिंग ऑफ एनायन इज डन बाय सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। टेस्टिंग ऑफ एनायन इज डन बाय सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि कैटायन इज टेस्टेड बाय ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है। कैटायन इज या आर टेस्टेड by original solution, ठीक है। whereas anions are tested by soda extract, ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज होता है कि बच्चों अगर आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट दिया है तो इनसॉल्युबल सॉल्ट में जो एनायन है उसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग सोडा एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सोडा एक्सट्रैक्ट जब हम बनाते हैं तो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है उसमें आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, और उसमें जो एनायन है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि Na+2, क्योंकि डिजॉल्व ही नहीं होगा तो हम सल्फाइड आयन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, जो डिसॉल्व नहीं होगा उसका डिटेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो पहला एम क्या है कि आपको जो सॉल्ट दिया है उसको डिसॉल्व होने दो। तो डिसॉल्व होने का तरीका क्या है, आप सोडा एक्सट्रैक्ट बना लो तो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सोडा एक्सट्रैक्ट में क्या करते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्ट को लेते हैं, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है, आगे हम लोग इसको देखेंगे, जैसे हमने NiS ले लिया, प्लस क्या लेते हैं बच्चों, Na2CO3 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस वाटर। इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बॉयल कर लेते हैं, है ना, इसको बॉयल कर लेते हैं। ये जो था पहले सॉलिड था, क्लियर, अब ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम होगा वो इस सल्फाइड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और जो निकल जो होगा वो कार्बोनेट के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो पहली बात है कि व्हाई सोडा एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड, सोडा एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑल एनायन। सोडा एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑल एनायन, जितने भी एनायंस होते हैं उसका टेस्ट करने के लिए हम लोग सोडा एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, एक्सेप्ट, देखो बच्चों एनायन हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लास A क्लास B होता है, ठीक है, एनायन का है, और जो बेसिक रेडिकल होता है उसके लिए क्या होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होता है। तो
सोडा जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं हम किसके लिए बनाते हैं? एनायन की टेस्टिंग के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? एनायन। जितने भी एनायंस होते हैं यानी कि जितने भी एसिडिक रेडिकल होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, क्योंकि जब हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हो तो हम कार्बोनेट आप बाहर से ऐड कर रहे हो। क्लियर? तो फिर से स्टार्ट करते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस में बेसिकली क्या करते हैं बच्चों? कैटायन और एनायन का क्या करते हैं? डिटेक्शन करते हैं। हम पूरे सॉल्ट का डिटेक्शन नहीं करते, ठीक है? उसके अंदर जो कैटायन और एनायन है उसका डिटेक्शन करते हैं। अगर सॉल्ट जो है सॉल्युबल है तब तो उसका सिंपल डिटेक्शन पॉसिबल है, कैटायन का भी और एनायन का। अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल है, ठीक है, या एस्पेरिकली सॉल्युबल है, तो हम उसमें क्या करेंगे बच्चों? सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। अभी जो सोडा एक्सट्रैक्ट होता है इसमें क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और ये जो सॉल्ट लेते हैं, ठीक है? तो सॉल्युबल है तो कोई टेंशन ही नहीं, अगर इनसॉल्युबल है तो सोडा एक्सट्रैक्ट बना के उसको सॉल्युबल कर लो, ठीक है? उसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों? जितने भी रेडिकल्स होते हैं उसकी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो बच्चों देखो सोडा जो एक्सट्रैक्ट है ना, ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट है इसमें क्या होगा कि ये जो Na+ अभी बन जाएगा बच्चों, Na+ सल्फाइड के साथ चला जाएगा और जो Na+2 है वो किसके साथ चला जाएगा? कार्बोनेट के साथ चला जाएगा, ठीक है? ये सोडा एक्सट्रैक्ट का है। अब इसमें क्या होगा बच्चों? ये सल्फाइड क्या हो गया? फ्री हो गया। ये सल्फाइड क्या हो गया? फ्री हो गया। अब हम इसकी टेस्टिंग क्या कर सकते हैं बच्चों? कर सकते हैं, ठीक है? तो पर्पज ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट इज टू मेक है ना एनायन फ्री फ्रॉम द सॉल्ट। जो अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल है उससे फ्री करो, जो सॉल्युबल है वहां पे भी सोडा एक्सट्रैक्ट काम करेगा, जो इनसॉल्युबल है वहां पे अच्छे से काम करेगा। तो सोडा एक्सट्रैक्ट क्या करता है? एफिशिएंटली एनायन के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। और दूसरा जो कैटायन होते हैं उसके डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ओरिजिनल सॉल्यूशन। कैटायन का डिटेक्शन कैसे करते हैं? ओरिजिनल सॉल्यूशन से करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि जो एसिड रेडिकल होते हैं, ठीक है, उसमें जैसे मान लेते हैं कि सॉल्ट हुआ, इसमें कैटायन हो गया है ना और एनायन। कैटायन का डिटेक्शन कैसे करेंगे बताया हमने? ओरिजिनल सॉल्यूशन से। देखो जो सॉल्ट एनालिसिस में ना कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जो हम लोग ये थ्योरी बोल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी ओरिजिनल सॉल्यूशन से। और इसको हम लोग कहाँ कैसे करते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट। कैसे करते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट। अब बात आती है कि हम किसका एनालिसिस पहले करें? कैटायन का करें कि एनायन का करें? कैटायन का करें कि एनायन का करें? तो बच्चों क्या होता है कि कुछ जो एनायन होते हैं ना उसमें वो क्या करते हैं कि कैटायन के डिटेक्शन को क्या करते हैं? इंटरफियर करते हैं। कुछ एनायन, कुछ एसिडिक रेडिकल ऐसे होते हैं जो कैटायन के डिटेक्शन को क्या करते हैं? इंटरफियर करते हैं। यानी कि आप कैटायन के लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट यूज कर रहे होगे, इनके प्रेजेंस में वो पर्टिकुलर टेस्ट काम नहीं करेगा, ठीक है? कैटायन का जो आप टेस्ट कर रहे होगे तो अगर कुछ इंटरफियरिंग रेडिकल जो एनायन होते हैं बच्चों चार होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफियरिंग रेडिकल, ठीक है, इंटरफियरिंग रेडिकल में ये बच्चों चार है। फ्लोराइड आयन, दूसरा है ऑक्जेलेट आयन, तीसरा है बोरेट आयन, ठीक है, और चौथा बच्चों फॉस्फेट आयन। ये चार जो होते हैं बच्चों इंटरफेयरिंग रेडिकल है ना, ये पूछा जा सकता है। इंटरफेयरिंग रेडिकल फॉस्फेट, ऑक्जेलेट, बोरेट एंड, ठीक है ना, फ्लोराइड। ये चार इंटरफेयरिंग रेडिकल है व्हिच इंटरफियर, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ कैटायन। मींस इन प्रेजेंस ऑफ दीज, अगर इनमें से कोई भी एक एनायन है और आपने क्या किया? कैटायन का डिटेक्शन पहले स्टार्ट किया, तो बहुत सारे कैटायन का आप जो टेस्ट बताओगे ना, नेगेटिव टेस्ट बताओ। बहुत सारे कैटायन के जो आप टेस्ट बताओ ना, अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है तो, अगर इनमें से कोई प्रेजेंट नहीं है तो जो आप टेस्ट परफॉर्म करोगे अकॉर्डिंगली आप रिजल्ट ऑब्टेन करोगे। बट अगर इनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट होगा तो जो कैटायन को जो आप डिटेक्ट करोगे, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे कैटायन के लिए हो सकता है माइनस कर दो, दिस कैटायन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो बिकॉज दे आर इंटरफेयरिंग रेडिकल, ठीक है, इंटरफेयरिंग रेडिकल डज व्हाट? इंटरफेयरिंग रेडिकल इंटरफियर डिटेक्शन ऑफ कैटायन। क्लियर? ये क्या करते हैं बच्चों? ये करते हैं इंटरफियर डिटेक्शन ऑफ कैटायन। इंटरफेयरिंग रेडिकल इंटरफियर डिटेक्शन ऑफ
कैटायन। ठीक है बच्चों, ये 4 है, फ्लोराइड, ऑक्सलेट, बोरेट एंड फॉस्फेट। फ्लोराइड, ऑक्सलेट, बोरेट एंड फॉस्फेट। बच्चों जब भी आप वीडियो देखोगे नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। बिना नोट्स के आप पढ़ोगे सब भूल जाओगे, कुछ भी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स। तो इसलिए बच्चों क्या होता है कि ये जो इंटरफेरिंग रेडिकल है ना, पहले आपको इंटरफेरिंग रेडिकल को डिटेक्ट करना पड़ेगा। डिटेक्ट करने के बाद आप इसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद आप क्या करोगे, अब अगर क्या करोगे, कैटायन का डिटेक्शन करोगे ना, तो क्या होगा, वो आपका जो टेस्ट होगा यानी वो रिलायबल होगा, यानी कि आप जो भी आंसर करोगे वो आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना, अगर आपने प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो, ठीक है। लेकिन इनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट होगा तो जो भी आप यहाँ पे इनके लिए टेस्ट के लिए जो भी आप टिक करोगे वो रिलायबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैटायन प्रेजेंट हो सकते हैं जिसको आपने माइनस किया, बोला कि ये इसका नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है। तो यानी कि जब हम सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लोग एनायन का क्या करते हैं बच्चों, है ना, सॉल्ट एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, एनायन की टेस्टिंग पहले करते हैं, ठीक है बच्चों। सॉल्ट एनालिसिस में एनायन की टेस्टिंग पहले करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझ लेना बच्चों, तो कैटायन कैसे डिटेक्ट होता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन से। एनायन कैसे डिटेक्ट होता है, सोडा एक्सट्रैक्ट से। किससे होता है बच्चों, सोडा एक्सट्रैक्ट से, है ना, सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट से किसका डिटेक्शन होता है, सारे एनायन का होता है, सारे नहीं, सारे एनायन एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अभी हमने आपको हिंट दिया था कि सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और जो साल्ट लेते हैं और वाटर एक्सेस में लेते हैं, 1:3 रेशियो में लेते हैं और उसको, ठीक है, बॉयल करते हैं। तो वहाँ पे एनायन एक्सचेंज होता है, जो साल्ट के अंदर जो एनायन जो प्रेसिपिटेट में था वो बाहर निकल जाता है। अब हम उसका डिटेक्शन कर रहे हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन में बच्चों हम लोग सारे कैटायन का टेस्ट करते हैं, सारे कैटायन 1 बाय 1, सारे कैटायन का टेस्ट होगा, ठीक है, 1 बाय 1, एक्सेप्ट अमोनियम आयन। देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, एक्सेप्ट अमोनियम आयन, मतलब अमोनियम आयन का हम डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। हम डायरेक्ट टेस्ट किसका करते हैं, अमोनियम आयन का टेस्ट करते हैं। और डायरेक्ट टेस्ट किसका करते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कैटायन में सभी कैटायन का टेस्ट कहाँ से होता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन से, एक्सेप्ट अमोनियम आयन। एनायन में सभी एनायन का टेस्ट होता है कहाँ से, सोडा एक्सट्रैक्ट से, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अगर सॉल्ट में कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट बच्चों तो ये हमेशा साथ में प्रेजेंट होता है, तो हम बाइकार्बोनेट भी होगा तब भी कार्बोनेट रिपोर्ट करेंगे, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट ही रिपोर्ट होगा, ठीक है। तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट टुगेदर, यू कैन से दैट, ठीक है। तो हम इनमें अभी डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट वी हैव टू ऑलवेज रिपोर्ट कि यहाँ पे कार्बोनेट है, क्लियर। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सभी कैटायन का टेस्ट होगा एक्सेप्ट अमोनियम आयन, ठीक है। और कैटायन का टेस्ट हमेशा क्या होगा बच्चों, बाद में होगा, पहले एनायन का टेस्ट होगा। क्यों एनायन का टेस्ट होगा, क्योंकि एनायन में क्या होते हैं, कुछ इंटरफेरिंग रेडिकल होते हैं, ये 4 इंटरफेरिंग रेडिकल है। पहले इनको डिटेक्ट करो, पहले जब आप डिटेक्ट करोगे तभी तो पता चलेगा ना ये लोग हैं कि नहीं। अगर ये लोग आपके टेस्टिंग में अगर आ गए तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, इसको रिमूव करना होगा। जब आप इसको रिमूव कर लोगे तब आप क्या करोगे, कैटायन का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओगे, मतलब सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओगे। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, टेस्ट कर सकते। ठीक है बच्चों, अमोनियम का देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जो कैटायन होता है, ठीक है, कैटायन का जो डिटेक्शन होता है जनरली क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से होता है। कैटायन का डिटेक्शन किससे होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट बन जाता है, वहां से हम कर लेते हैं अच्छा ये आयंस प्रेजेंट, ये कैटायन प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद हम लोग प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करके फिर फर्दर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका जो टेस्ट होता है प्रेसिपिटेशन, इसका जो मेन लॉजिक है कौन सा है बच्चों, प्रेसिपिटेशन। कैटायन का मेन टेस्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन, वेट टेस्ट, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होता है। अमोनियम जो होता है, अमोनियम के सारे सॉल्ट क्या होते हैं बच्चों, सॉल्युबल होते हैं, इसलिए अमोनियम वाला प्रेसिपिटेशन के लिए काम करेगा नहीं। बात समझ आ रही, अमोनियम आयन का जो टेस्ट होगा ये कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं देगा। ऑल अमोनियम आयंस आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। जितने चाहे अमोनियम क्लोराइड ले लो, अमोनियम ब्रोमाइड ले लो, अमोनियम व्हाटएवर है, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो,
जितने भी आप सॉल्ट इमेजिन करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अमोनियम आयन होता है उसके सारे जो सॉल्ट होते हैं सॉल्युबल होते हैं। तो जो कैटायन होता है उसकी टेस्टिंग हम लोग ओरिजिनल सोल्यूशन बना के करते हैं। टेस्टिंग का बेसिस क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अमोनियम आयन जो होता है ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग अलग से स्टडी करते हैं, ठीक है। जितने भी एनायन होते हैं अगर सारे, है ना, जो भी एनायन है अगर वो इनसॉल्युबल है तो हम उसका क्या करते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। व्हाट इज सोडा एक्सट्रैक्ट, आप सिंपल क्या करो, सॉल्ट ले लो, 1 पार्ट सॉल्ट ले लो, 3 पार्ट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट ले लो, एक्सेस ऑफ वाटर में उसको बॉइल कर लो, ठीक है। अभी हम लोग इसको और डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सोडा एक्सट्रैक्ट से किसका टेस्ट करते हैं, सभी एनायन का टेस्ट करते हैं एक्सेप्ट कार्बोनेटेड बाइकार्बोनेट। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन बच्चों बनेगा, है ना। सोडा एक्सट्रैक्ट से किसका डिटेक्शन नहीं हो पाएगा, या ओरिजिनल सॉल्यूशन से किसका डिटेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप यू गॉट इट। वाटर इंटरफेरिंग रेडिकल, इंटरफेरिंग रेडिकल, ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, इंटरफेयर करते हैं। किसका इंटरफेयर करते हैं, डिटेक्शन ऑफ कैटायन में करते हैं। एक चीज और याद रखना बच्चों, इंटरफेरिंग रेडिकल डू नॉट इंटरफियर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरफेरिंग रेडिकल डू नॉट इंटरफियर डिटेक्शन ऑफ कैटायन इन एसिडिक मीडियम। इंटरफेरिंग रेडिकल डू नॉट इंटरफियर डिटेक्शन ऑफ कैटायन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है बच्चों। इंटरफेरिंग रेडिकल डू नॉट इंटरफियर डिटेक्शन ऑफ कैटायन इन एसिडिक मीडियम। क्यों नहीं करते हैं बच्चों, देखो जैसे मान लेते हैं अगर CaF2 है बच्चों, है ना, CaF2 ये PPT है, ठीक है। तो मान लो कि अगर साल्ट में क्या था, कैल्शियम आयन था और फ्लोराइड आयन कहीं से आ रहा होगा, ठीक है, दोनों मिक्सचर है। जैसे मान लेते हैं आपको हमने एक साल्ट दिया, क्या दिया, CaCl2 दिया, और दूसरा साल्ट मान लेते हैं हमने BaF2 दिया। तो ये क्या है बच्चों, ये सॉल्युबल, और ये क्या है, ये भी सॉल्युबल है। स्टार्टिंग तो ऐसे, लेकिन जैसे आप इन दोनों को एक साथ मिला दोगे, सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, तो ये फ्लोराइड आयन इसके साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो क्या होता है बच्चों, अगर ये एसिडिक मीडियम है ना, एसिडिक मीडियम है, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अगर एसिडिक मीडियम है तो CF2 का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। जैसे आप H+ डालोगे तो क्या होगा, यहाँ से HF बनेगा, HF बन के क्या होगा, वोलेटाइल बन के उड़ जाएगा, क्लियर। तो अगर आप एसिडिक मीडियम लेते हो तो एसिडिक मीडियम में ये जो इंटरफेरिंग रेडिकल है ये इंटरफियर नहीं करेगा, ठीक है। इंटरफेरिंग रेडिकल डू नॉट वर्क, डू नॉट इंटरफियर डिटेक्शन ऑफ कैटायन इन एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना है। क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये जो एनायन है, किसके एनायन, जरा ध्यान से दो, these anions are conjugate bases of weaker acids। तो अगर एसिडिक मीडियम होगा लाइक डाइल्यूट HCl है, तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाले जो होंगे चुपचाप रहेंगे, ये प्रेसिपिटेट बनाने वाले नहीं है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि Ca+2 है और F- और H+B, तो ये इसके साथ अभी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट कब बनाएगा, जब ये बेसिक मीडियम हो जाएगा। प्रेसिपिटेट कब बनाएगा, बेसिक मीडियम में होता है। तो जो बेसिक रेडिकल होता है उसमें बच्चों जो ग्रुप 1 होता है, ठीक है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उसमें एसिडिक मीडियम होता है। ग्रुप 1 में हम लोग बेसिक मीडियम में डाइल्यूट HCl लेते हैं, और ग्रुप 2 में डाइल्यूट HCl और H2S का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 में तो क्या होता है कि मीडियम एसिडिक होगा, तो ये वाले जो एनायन अगर होंगे भी तो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरफेरिंग रेडिकल किस किस कैटायन का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो ग्रुप 1 के रेडिकल है, जैसे सिल्वर, है ना, अभी पढ़ा था ना, ठीक है, सिल्वर Ag+, ठीक है, Pb+2, ठीक है, और Hg2+, Hg2+, तो इनका इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका डिटेक्शन हम लोग कहाँ पे करते हैं, इनका डिटेक्शन हम लोग एसिडिक मीडियम में करते हैं, ठीक है। तो ये सब इंटरफेरिंग रेडिकल इसको परेशान नहीं कर पाएंगे। ये सब इंटरफेरिंग रेडिकल इनको बात बोल सकते हैं, ये शैतान रेडिकल है, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ कैटायन को इंटरफेयर करते हैं। तो ये जो इंटरफेरिंग रेडिकल है, ये जो ग्रुप 1 के जो रिएजेंट होते हैं, ठीक है, और जो ग्रुप 2 के रिएजेंट होता है, ठीक है, ग्रुप 2 के जो रिएजेंट होता है, जो रेडिकल होता है, उसके डिटेक्शन में ये इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका डिटेक्शन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में किया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये कहाँ क्रिएट करेंगे, ग्रुप 3 में करेंगे, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ठीक है ना, आयरन। ग्रुप 4 में करेंगे, है ना, और निकल हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, और ग्रुप 5 में करेंगे, ग्रुप 6 में। तो ये जो इंटरफेरिंग रेडिकल है ये एसिडिक मीडियम में इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। ये कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट है।
तो बच्चों हम लोग अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने कुछ बातें क्लियर की हैं कि वाटर इंटरफेयरिंग रेडिकल, वाटर बेसिक रेडिकल, ठीक है, वेयर इंटरफेयरिंग रेडिकल वर्क्स प्रॉपर्ली, वेयर इंटरफेयरिंग रेडिकल, ठीक है बच्चों, इंटरफेयर करेगा। तो इंटरफेयरिंग रेडिकल 4 होते हैं और ये कहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, वो लोग बेसिक मीडियम में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में इंटरफेयर नहीं करते। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हमारा सिस्टमेटाइज हो गया कि व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस है क्या? सॉल्ट एनालिसिस में हमें क्या करना है बच्चों, डिटेक्शन करना है, कैटायन और एनायन का डिटेक्शन करना होता है, ठीक है। उसमें 2 होते हैं, एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते हैं। जो सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं उसके लिए हम लोग सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो सोडा एक्सट्रैक्ट कहाँ पे बनाएंगे ये भी पूछा जा सकता है। तो जो सॉल्ट इनसॉल्युबल है उसमें, और एनायन के डिटेक्शन के लिए हम लोग सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एनायन, ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन, ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन, ठीक है। एनायन क्लासिफिकेशन बच्चों 2 ग्रुप में होता है। एक होता है क्लास ए एसिड रेडिकल, क्लास ए, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों क्लास बी। एनायन का जो है ना, जो एसिड रेडिकल होता है, ठीक है, एसिड रेडिकल, इनका जो एनालिसिस है बच्चों बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई ऑन द बेसिस ऑफ रीजेंट, है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से दैट एक्सपेरिमेंट। तो क्लास ए में बच्चों वो रेडिकल होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड वेपर्स बनाते हैं या गैस बनाते हैं, ठीक है। क्या हमने कहा कि क्लास ए के जो एसिड रेडिकल होते हैं, क्लास ए के जो एनायन होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों, एसिड वेपर्स या वोलेटाइल गैस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि दीज, ठीक है, दीज रेडिकल फॉर volatile product that is acid vapors के vapors, ठीक है, form volatile product acid vapors on reaction with acid, ठीक है। ये है बच्चों क्लास। तो एसिड वेपर्स बनने का वजह क्या है बच्चों, मतलब कि ये जो एसिड बनता है ना, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बच्चों H2-, अब इसको अगर H+ इसमें डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा H2S और ये वोलेटाइल बन जाएगा। तो इसके बनने का वजह क्या है कि ये वीक एसिड है ना, H2S जो है वो क्या है बच्चों, वीक एसिड है, और जो H+ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। HCl जो है वो कहाँ से आ रहा है, H+ से आ रहा है, या और कहाँ से आ रहा है, H2SO4 से आ रहा है। देखो जो एसिड रेडिकल के टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं, है ना। एसिड रेडिकल के टेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं। 2 टाइप के एसिड यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है डाइल्यूट HCl लेते हैं या डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, और दूसरा हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये होता है बच्चों क्लास ए में भी 2 ग्रुप होता है, इसको सब ग्रुप बोलते हैं, सब ग्रुप फर्स्ट, और इसमें होता है सब ग्रुप सेकंड। क्लास ए में ऐसे एसिड रेडिकल जो डाइल्यूट एसिड के साथ एसिड वेपर या वोलेटाइल गैस, ठीक है, रिलीज करते हैं, उसको हम लोग क्लास ए में सब ग्रुप ए में रखते हैं। क्लास ए सब ग्रुप 2 में ऐसे एसिड रेडिकल है जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करते हैं, वोलेटाइल एसिड वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों टोटल जो है 7 है ना, टोटल यहाँ पे 8 रेडिकल है। एक होता है बच्चों कार्बोनेट, और कार्बोनेट है तो इसके साथ बाइकार्बोनेट भी होगा। दूसरा है सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट H2CO3 का है, उसी तरह H2SO3 वीक एसिड है, तो इसमें डाइल्यूट HCl डालोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट डिकम्पोजिशन, है ना। जैसे हमने कहा कि Na2SO3 है, और अगर हम इसमें HCl डाल दें तो क्या कर देगा, ठीक है, ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस SO2। इसको वार्म कर देंगे, वार्म करने पर ये ऐसा होता है।
तो ध्यान देखो है ना, हर चीज का लॉजिक है बच्चों। Na है ना, जैसे ये कार्बोनेट आयन है या सल्फाइड है ना, सल्फाइड है, तो Na2 ये मान लीजिए सॉल्ट आपको दिया है Na2SO3, तो अगर इसमें आप डाइल्यूट एसिड डालो तो क्या होगा, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है बच्चों, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये बेसिक सॉल्ट है, ये क्या है बेसिक सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो H2SO3 बनेगा और वो ब्रेक कर क्या बनाएगा H2O प्लस SO2, यहाँ पे SO2 गैस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, रिलीज होगा, ठीक है, जिसका सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास ए में है वो कौन से एसिड रेडिकल है, वो सारे एसिड रेडिकल जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, वोलेटाइल एसिड वेपर्स देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, वोलेटाइल एसिड वेपर्स देते हैं क्लास ए में। क्लास ए में दो सब ग्रुप बनाए गए हैं, सब ग्रुप फर्स्ट और सब ग्रुप टू। सब ग्रुप फर्स्ट में जो एसिड रेडिकल होते हैं वो बेसिकली क्या है, वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेसिस है ना, इसको आयनिक से रिलेट करोगे बच्चों और थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का लॉजिक लगाओगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो यहाँ पे वो सारे एसिड रेडिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेसिस, बहुत ही सिंपल है। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये जो भी है बाई वाले इसके साथ रख लोगे, ठीक है। तो चार तो ये हो गए। इसके बाद क्या बचा बच्चों, इसके बाद है सल्फाइड है H2 माइनस, ठीक है, और H2O3 2 माइनस है ना, थायोसल्फाइड है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों इसमें नाइट्राइट और नेक्स्ट है एसीटेट, ठीक है। ये सारे जो है वो क्या बच्चों, अगर इनके सॉल्ट को लिखना है सोडियम के साथ, जैसे आप क्या लिखोगे, जैसे HNO2 लिखो, ये वीक एसिड है ना, H2O3 वीक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, H2S वीक एसिड है, H2CO3 वीक एसिड है, H2SO3 वीक है, सभी वीक एसिड। तो इसीलिए क्या होगा बच्चों, अगर इसमें डाइल्यूट एसिड है ना, HCl डाल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सॉल्ट डिकम्पोजिशन हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हमने ये ले लिया सोडियम एसीटेट है ना, और इसमें हमने क्या दिया, एसिड डाल दिया तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा ना, एसिटिक एसिड CH3COOH। ये होता है विनेगर स्मेल होता है, विनेगर स्मेल होता है, ठीक है ना। अब अगर ये H+ अगर एक्सेस में है ना, H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा कि ये बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। कॉन्सेंट्रेशन कम है तो आप इसको हीट कर दो, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे हेनरी लॉ लग जाएगा बच्चों, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसको हीट कर दो तो क्या होगा कि जो गैसेज होती है ना, जैसे वाटर सॉल्युबल होती है ना, तो गैस होती है, अगर उसको टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या होगा, गैस क्या होगा, इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, तो वार्म करने के बाद ये सब गैसेज क्या होंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो वही सिंपल बच्चों, तो यहाँ पे विनेगर स्मेल आएगा, अचार वाला स्मेल कुछ ऐसा आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्लास ए में सब ग्रुप फर्स्ट के क्या है बच्चों, एसिड रेडिकल, ठीक है। इनको आप देख सकते हो बच्चों, याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है। HNO3 नाइट्रस एसिड, ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, H2S पता ही है, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। इन्हीं के बच्चों क्या है, ये सब रेडिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या देते हैं बच्चों, वोलेटाइल गैस देते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ये है, जैसे नाइट्रेट है, सारे हैलाइड बच्चों, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है ना, सारे हैलाइड है। और साथ में और कौन है, इसके अलावा जो है, ठीक है, ये 5 हो गए, और इसके अलावा है ऑक्सीडेट है, ठीक है, और बोरेट है, BO3 3 माइनस, ठीक है। तो 7 ये आ गए बच्चों, 7 और 8 इधर से, 8 और 7। तो ये वाले जो एसिड रेडिकल है बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही क्या देते हैं बच्चों, एसिड वेपर देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वो जो 3 फंक्शन होता है, एक तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा इसके अंदर डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है, और तीसरा इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है बच्चों। तो ये HNO3 बनेगा, HNO3 का वेपर बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, HF वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा H+ होगा, इसलिए HF की वैल्यू निकलती चली जाएगी। उसी तरह HCl बाहर आएगा, HI बाहर आएगा, HBr बाहर आएगा। अब ऐसे कुछ बच्चों को डाउट होगा सर कि HI जो है तो स्ट्रॉन्गर एसिड H2SO4 से, व्हाई HI इज कमिंग आउट। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि इसमें एक आता है एंट्रोपी फैक्टर है ना, जैसे डेल्टा G होता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर डेल्टा S जो है, अगर बच्चों क्या हो,
पॉजिटिव हो तो ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड ड्रिवन हो सकता है ना। ओवरऑल डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। तो अगर डेल्टा एच अगर क्या है, पॉजिटिव भी है ना, और डेल्टा एस क्या हो जाए, ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, जैसे कार्बोनेट आना है, तो कार्बोनेट में अगर आप H+ डालते हो तो ये बनेगा H2CO3। इनफैक्ट हम ऐसे लिखें HCl प्लस, है ना, HCl प्लस CO3 2 माइनस, ये क्या बनाएगा, H2O प्लस CO2, ठीक है, ये बनाएगा प्लस Cl माइनस आ जाएगा। तो ये रिएक्शन आगे क्यों गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका K ज्यादा है, ये वीक एसिड है ना, H2CO3 क्या है, वीक एसिड है, इसका K कम है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेसेस वीकर एसिड, ये हो गया। दूसरा, समटाइम्स वीकर एसिड कैन आल्सो रिप्लेस स्ट्रॉन्गर एसिड। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है कि अगर वीकर एसिड है तो भी वो स्ट्रॉन्गर एसिड को रिप्लेस कर सकता है, प्रोवाइडेड उसकी एंट्रोपी फैक्टर क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है बच्चों। तो जैसे अगर हम बात करेंगे जैसे HBr है तो Br माइनस प्लस H2SO4, यहाँ पे क्या बनेगा, HBr प्लस HSO4 माइनस। तो HBr स्ट्रॉन्गर एसिड है, लेकिन क्या होगा, ये एस्केप कर जाएगा। जब ये गैस बनेगा तो इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड में चला जाएगा। बात समझ में आ रही। तो कॉन्सेंट्रेटेड जो H2SO4 होता है, ठीक है ना, उसके अंदर तीन प्रॉपर्टी होती है। एक तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड आप बोल रहे हो। दूसरा, उसके अंदर डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि बोरेट में यूज होता है। बोरेट में क्या है, इसकी डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी यूज होती है। बोरेट में एस्टरिफिकेशन होता है। एस्टरिफिकेशन में क्या बनता है बच्चों, वाटर निकलता है। तो जो H2SO4 है वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से H3BO3 आराम से निकल सकता है। ऑक्सीलेट में भी वही चीज होता है बच्चों। ऑक्सीलेट जैसे देखो H2C2O4, इसको अगर डिकम्पोज करोगे तो क्या बनाएगा, H2O प्लस CO प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीलेट जो है अगर इसको ब्रेक करोगे तो H2O प्लस CO प्लस CO2 बनेगा। तो यहाँ पे H2O को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इनको यहाँ पे लेने का वजह यही बच्चों। तो नाइट्रेट है, क्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब में क्या है बच्चों, एंट्रोपी फैक्टर है, जिसकी वजह से ये सब गैसेस एस्केप होती है। साथ में जैसे आयोडाइड के केस में, आयोडाइड के केस में क्या होता है कि जैसे हम HI लेते हैं, HI प्लस H2SO4, तो यहाँ पे I2 भी बनता है बच्चों, और HI भी बनता है, प्लस SO2 भी बनता है, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों होता है, देखो जो H2SO4 है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो HI को सॉरी I माइनस है, ठीक है, I माइनस। तो H2SO4 इसको एक तो है एंट्रोपी फैक्टर से HI को निकाल दिया, दूसरा इस I माइनस ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये +6 से +4 में चला गया, ठीक है, खुद रिड्यूस हो गया और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो I2 भी बनेगा, ये भी गैस के फॉर्म में, HI भी गैस के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्लास ए। अब क्लास ए में क्या है कि जो सब ग्रुप 2 है, इसमें हम चाहे तो ये पहले मतलब अगर हम केवल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो CO2 अगर बाई मतलब जो सब ग्रुप ए वाले रेडिकल है ये भी इसकी वजह से टेस्ट हो सकते हैं, और सब ग्रुप 2 वाले जो रेडिकल है वो भी टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड से ब्रेक हो रहा होगा वही सॉल्ट क्या होगा, डाइल्यूट से भी ब्रेक होगा, है ना। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड से अगर ये ब्रेक हो रहा है तो ये भी तो कॉन्सेंट्रेटेड से ब्रेक होंगे, लेकिन जो डाइल्यूट से ब्रेक हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड से ब्रेक नहीं होगा। तो इसमें जो रेडिकल है 7 रेडिकल इसके हुए, प्लस आप चाहें तो इसी में क्या कर सकते हैं 8 रेडिकल और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि क्लास ए के जो एसिड रेडिकल है वो कौन कौन से हैं। सब ग्रुप ए जो डाइल्यूट HCl के साथ एसिड वेपर देता है, सब ग्रुप 2 जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वेपर देता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तीन प्रॉपर्टी शो करता है, स्ट्रॉन्ग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीडेट और बोरेट के लिए यूज हो रही है, और इनके लिए क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड और ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, इनके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों क्लास बी। क्लास बी में बच्चों 2 ग्रुप है, यहाँ पे भी सब ग्रुप फर्स्ट एंड सब ग्रुप सेकंड। तो सब ग्रुप फर्स्ट में ये आता है बच्चों सल्फेट एंड फॉस्फेट, एंड दे आर डिटेक्टेड बाय वेट टेस्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग MnO4 माइनस रखते हैं और साथ में क्रोमेट रखते हैं, ठीक है। तो क्लास बी में सल्फेट फॉस्फेट है, ठीक है। ये बच्चों ये एसिड वेपर नहीं देते हैं, जो क्लास बी है
जैसे क्लास ए में क्या है, दीज रेडिकल फॉर्म वोलेटाइल एसिड, है ना, वेपर्स ऑन रिएक्शन विद एसिड, दे डू नॉट गिव एसिड वेपर्स, है ना, क्योंकि इनके जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना, जैसे अगर H2SO4 होगा तो उसका वेपर नहीं बनेगा, H3PO4 होगा तो उसका वेपर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। वेपर किसका बनेगा? जो पानी के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं बना रहा वही तो वेपर में जाने की कोशिश करेगा, वापस निकल के। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ वो तो जाएगा ही नहीं। तो H2SO4 भी सोल्यूशन के अंदर रहेगा, H3PO4 भी सोल्यूशन के अंदर रहेगा। इनका डिटेक्शन हम लोग प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से कर लेते हैं। इनका डिटेक्शन हम लोग क्या करते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से, ठीक है। इनका डिटेक्शन ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से नहीं, क्योंकि इनके जितने भी सॉल्ट, परमैंगनेट के जितने भी सॉल्ट होते हैं, सारे सॉल्ट ऑफ परमैंगनेट आर वाटर सॉल्युबल। तो इनका डिटेक्शन हम इनके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से देखते हैं, ठीक है। तो हम इनका डिटेक्शन कैसे करते हैं? रेडॉक्स से करते हैं। इनका डिटेक्शन हम लोग क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से करते हैं, ठीक है। ये इनके लिए क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो हमने इस वीडियो में ये बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखी हो, जो इसको ध्यान से देख करके आप एक बार नोट्स बना लेना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट में पूछ लेना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों ये जे एडवांस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। इफ यू लाइक ना, लाइक द वीडियो बच्चों, लाइक कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।